नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड स्टडी जंक्शन में, जहां हम शुरू कर रहे हैं बीएस नेगी की बुक जो कि है उत्तराखंड सिंगर लाइनर। और इस सीरीज़ में हमने अभी तक देखा है यूनिट फर्स्ट को, और यूनिट फर्स्ट के बाद हमने देखा यूनिट सेकंड को, और यूनिट सेकंड के 5 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें जो 5वां चैप्टर है वो है गढ़वाल के प्रमुख गढ़ और परमार वंश। अब इसमें हमने परमार वंश के सभी शासकों को देख लिया है। अब इसमें बचता है टिहरी रियासत का उदय। तो आज हमारी बारी है टिहरी रियासत का उदय, जो कि 1815 के बाद जो टिहरी नरेश बने उनका शासनकाल देखने की। तो आइए शुरू करते हैं। टिहरी रियासत का उदय 1815 ईस्वी के बाद टिहरी नरेश। तो देखते हैं इसमें राजा सुदर्शन शाह को, जो कि हैं जो शासक थे प्रद्युम्न शाह, जिनकी मृत्यु हो जाती है 1803 के खुड़बुड़ा के युद्ध में। उनके पुत्र हैं। तो उस बीच में क्या होता है कि प्रद्युम्न शाह के जो भाई हैं कुंवर प्रीतम शाह, उनको गोरखा जो शासक हैं वो बंदी बना करके नेपाल ले जाते हैं। प्रद्युम्न शाह की खुड़बुड़ा के युद्ध में मृत्यु हो जाती है, और जो उनके पुत्र हैं राजा सुदर्शन शाह, ये अपने कुछ लोगों के साथ भाग करके हरिद्वार चले जाते हैं। तो आप देखते हैं कि राजा सुदर्शन शाह के शासनकाल में क्या क्या हुआ। सुदर्शन शाह 1804 से 1814 ईस्वी तक के निर्वासन काल में हरिद्वार के कनखल और ज्वारापुर में इन्होंने निवास किया था। और बरेली प्रवास के दौरान सुदर्शन शाह की जो मुलाकात है वो कैप्टन हियरसी से होती है, और उसे दून व चंडी परगने में 3005 रुपये में बेच दिया था। जिन्होंने कि सुदर्शन शाह ने क्या किया कि दून और जो चंडी परगना है वो 3005 रुपये में कैप्टन हियरसी को बेच दिया था, जिसका जिक्र वैली ऑफ दून पुस्तक में मिलता है। किंतु यह सिर्फ क्या कल्पना मात्र ही प्रतीत होता है, क्योंकि इसमें राजा के जो पूर्वजों के नाम है वो अशुद्ध दिए गए हैं। सुदर्शन शाह का जो कार्यकाल है वो 1815 ईस्वी से 1859 ईस्वी तक था, और इनका विवाह हिमाचल की खनीती ठाकुर की पुत्री से हुआ था। जो टिहरी रियासत है ना, इसका मेन उदय होता है 1815 के बाद, क्योंकि तब यहाँ पर संगोली की संधि हो जाती है गोरखा और ब्रिटिश के बीच में। तो गोरखा जो शासक हैं वो इस क्षेत्र को छोड़ करके चले जाते हैं। तो उसके बाद ये जो गढ़वाल का क्षेत्र है, ये जो टिहरी नरेश हैं राजा सुदर्शन शाह को ब्रिटिश सौंप देते हैं। ब्रिटिश कंपनी ने सुदर्शन शाह पर 7 लाख रुपए न देने का आरोप लगाकर श्रीनगर पर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। और सुदर्शन शाह ने 28 दिसंबर 1815 को टिहरी में अपनी राजधानी बनाई। टिहरी पहले धुनारों या मछुआरों की बस्ती थी, और टिहरी नगर की जो राशि थी वो सिंह थी। तो इसलिए ज्योतिषों ने टिहरी शहर को अल्पायु की भविष्यवाणी कर रखी थी, जो कि सही साबित हुई, क्योंकि बाद में टिहरी नगर क्या हो जाता है, जलमग्न हो जाता है। सुदर्शन शाह द्वारा टिहरी में 700 रुपये में 30 छोटे छोटे घर बनवाए गए थे, जिन पर प्रति घर 3 रुपये प्रतिवर्ष किराया लगाया गया था। कि टिहरी स्थापना दिवस को क्या कहा जाता है, रेस्टोरेशन डे के रूप में मनाते हैं। 1817 में कुंवर प्रीतम शाह का आगमन टिहरी में हुआ था, जिसे जो गोरखा सैनिक हैं वो नेपाल ले गए थे। होता यह है कि 1803 में प्रद्युम्न शाह की मृत्यु हो जाती है। जो उनके छोटे भाई हैं कुंवर प्रीतम शाह, इनको गोरखा जो नरेश हैं, गोरखा सैनिक हैं, इन्हें बंदी बना करके ले जाते हैं नेपाल। तो कुंवर प्रीतम शाह को जब संगोली की संधि हो गई है, तो वो लोग क्या करते हैं, कुंवर प्रीतम शाह को वापस टिहरी भेज देते हैं। 4 मार्च 1820 को सुदर्शन शाह और ब्रिटिश सरकार के बीच में संधि होती है, जिसमें टिहरी गढ़वाल पर सुदर्शन शाह के वंशजों का अधिकार स्वीकार कर लिया जाता है। 1824 में रवाई परगना को टिहरी रियासत में शामिल कर लिया गया। जो रवाई का परगना क्षेत्र है उसको भी टिहरी रियासत में 1824 में शामिल कर लिया जाता है। दिसंबर 1842 में टिहरी रियासत में ब्रिटिश सरकार का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कुमाऊं कमिश्नर को सौंपा गया था। और 1820 में ब्रिटिश पर्यटक मूर क्राफ्ट यहाँ पर आते हैं टिहरी में, और मूर क्राफ्ट ने जो सुदर्शन शाह है उनके कला प्रेम के कारण उन्हें कलाविदों का शिरोमणि कहा। और अजब राम ने सुदर्शन शाह को दाता ज्ञाता सूरमा कहा। भजन राय कवि ने सुदर्शन शाह को दृढ़ वचन वाला राजा कहकर उनकी प्रशंसा की। भक्त दर्शन के अनुसार महाराजा सुदर्शन शाह एक योग्य और प्रजावत्सल शासक थे, ऐसा माना जाता है। 1857 की क्रांति को विफल करने में सुदर्शन शाह ने ब्रिटिश सरकार की मदद की थी, इसलिए ब्रिटिश सरकार उन्हें बिजनौर प्रांत देना चाहती थी। पर सुदर्शन शाह उनसे श्रीनगर, गढ़वाल और देहरादून क्षेत्र लेना चाहते थे। लेकिन तब तक जून 1859 ईस्वी को सुदर्शन शाह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कि 1857 की जब क्रांति हुई थी, तो जैसे ब्रिटिशों ने गोरखाओं से उनके क्षेत्र को उनको वापस दिलवाया था, तो वैसे क्या करते हैं राजा सुदर्शन शाह 1857 की जो सबसे बड़ी हमारा स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसमें ब्रिटिशों का साथ देते हैं। तो ब्रिटिश उन्हें बिजनौर का प्रांत देना चाहते हैं, परंतु सुदर्शन शाह चाहते थे कि उन्हें श्रीनगर, गढ़वाल का क्षेत्र और देहरादून का क्षेत्र मिल जाए। लेकिन 1859 में क्या होता है, सुदर्शन शाह की मृत्यु हो जाती है।
अब देखते हैं सुदर्शन शाह के जो प्रमुख कार्य हैं। सुदर्शन शाह ने ग्रामों की व्यवस्था के लिए कमीण और सयाना की नियुक्ति की थी और राजस्व व धन एकत्रण के लिए कामदार नाम के अधिकारी को नियुक्त किया था। ग्राम की जो व्यवस्था है उसके लिए कमीण और सयाना की नियुक्ति की और राजस्व का जो धन एकत्रण का काम था वो कामदार नाम के अधिकारी को नियुक्त किया। सुदर्शन शाह ने मौलाराम, चैतू और माड़कू चित्रकार को भी आश्रय दिया था। जो उस टाइम के प्रमुख चित्रकार थे, मौलाराम, चैतू, माड़कू, इन सबको उन्होंने आश्रय दिया था क्योंकि वो खुद एक कला प्रेमी थे। सुदर्शन शाह ने शबासार ग्रंथ मुक्तक काव्य की रचना है वो ब्रज भाषा में की है और यह 7 खंडों में विभक्त है, किंतु पदों में जो इनका शीर्षक मिलता है वो गढ़वाली भाषा में भी मिलता है। इस काव्य में सुदर्शन शाह स्वयं को सूरत कवि के नाम से संबोधित करते हैं। जो शबासार ग्रंथ है वो ब्रज भाषा में इन्होंने उसकी रचना की, परंतु इसके कुछ पद और शीर्षक जो है वो गढ़वाली भाषा के भी मिलते हैं और इस काव्य में जो सुदर्शन शाह है वो स्वयं को सूरत कवि के नाम से संबोधित करते हैं। टिहरी की जनता सुदर्शन शाह को बोलांद बद्रीश कहती थी। क्या कहती थी? बोलांद बद्रीश। सुदर्शन शाह ने ब्रिटिश अधिकारी फ्राइडन और फ्रेजर की जान जो है वो बाघ से बचाई थी। या फ्राइडन है उसका नाम या फ्रेजर है, उनकी जो जान है वो बाघ से बचाई थी। कवि कुमुदानंद ने सुदर्शनोदयम काव्य की भी रचना की। जो कवि कुमुदानंद हैं इन्होंने सुदर्शनोदयम काव्यम की एक रचना की। मौलाराम ने सुदर्शन शाह से उचित सम्मान न मिलने पर उनकी निंदा में सुदर्शन दर्शन कविता लिखी और इस कविता में मौलाराम ने राजा को शूम, कृपण और खसिया, नृप भी कहा। और मौलाराम द्वारा ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने गोरखा शासकों की प्रशंसा करने पर सुदर्शन शाह उनसे खिन्न हो गए थे और राजा ने उन्हें प्रोत्साहन नहीं दिया था। अतः सुदर्शन दर्शन कविता जो है वो मौलाराम के खिन्न मन को दर्शाती है। सुदर्शन दर्शन नाम की एक कविता लिखी मौलाराम ने जिसमें उसने राजा को सूम, कृपण और खिसिया, नृप आदि कहा। क्योंकि वो मौलाराम एक कला प्रेमी था तो मौलाराम ने क्या किया, अपनी कविताओं के माध्यम से गोरखा शासकों की क्या की प्रशंसा की। तो सुदर्शन शाह उनसे खिन्न हो गए थे और इसलिए जब उसने सुदर्शन दर्शन कविता लिखी तो उसमें उसने सुदर्शन शाह की प्रशंसा ना करके उसके बारे में जो चीज़ें हैं उनको बुरी बुरी चीज़ें लिखी हैं। सकलाना की जो जनता है उसने तिहाड़ कर के विरोध में 1851 को बद्री सिंह असवाल के नेतृत्व में अठुर विद्रोह किया था। जो अठुर विद्रोह है ना, सुदर्शन शाह के जीवन काल में जब सुदर्शन शाह वहाँ पर शासक थे टिहरी के रियासत में, तो वहाँ पे जो अठुर विद्रोह है बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था क्योंकि तिहाड़ कर के विरोध में जो सकलाना क्षेत्र की जो जनता है उसने एक अपने नेतृत्व में उठाया बद्री सिंह असवाल को और उनके नेतृत्व में उन्होंने अठुर विद्रोह किया था 1851 में। सुदर्शन शाह के जो राजकवि हैं हरिदत्त शर्मा, इन्होंने धर्मवल्ली और सभाभूषण नाम के नाटक लिखे जो कि संस्कृत ग्रंथ थे। किसने? हरिदत्त शर्मा ने, जो कि सुदर्शन शाह के राजकवि भी थे। इन्होंने धर्मवल्ली और सभाभूषण नाम के संस्कृत ग्रंथों की रचना भी की। सुदर्शन शाह के दरबार में कुमाऊं से गुमानी पंडित और मनोरथ विद्वान भी आए थे। यानी कि जो कुमाऊं क्षेत्र है ना, सुदर्शन शाह की इतनी प्रशंसा तब होती थी तो तब कुमानी पंडित और मनोरथ विद्वान यहाँ पर आए उनके दरबार में। सुदर्शन शाह के समय 4 विभागों की विभक्त अदालतें थी, जैसे दीवानी, फौजदारी, कलेक्टरी और सरसरी। यानी कि जो 4 अलग अलग विभाग होते हैं, जैसे फौजदारी का मामला अलग होता है, दीवानी राजस्व का मामला अलग होता है, कलेक्टरी का मामला अलग होता है और सरसरी का मामला था। तो इसकी 4 अदालतें बनी हुई थी अलग अलग। सुदर्शन शाह ने छोटी दीवानी व बड़ी दीवानी न्यायालयों की भी स्थापना की थी। टिहरी रियासत में दीवानी व फौजदारी जो अदालत है वो सुदर्शन शाह ने ही बनवाई थी। जो यहाँ पर दीवानी और फौजदारी अलग अलग अदालतें थी वो सुदर्शन शाह ने बनवाई थी। 1848 ईस्वी में सुदर्शन शाह ने टिहरी में राजभवन बनाया जिसे पुराना दरबार भी कहा जाता है। यानी कि 1848 में उन्होंने टिहरी में एक राजभवन बनवाया जिसको पुराना दरबार के नाम से जाना जाता था। और अब देखते हैं महाराजा भवानी शाह को। सुदर्शन शाह के छोटे बेटे शेर शाह ने कुछ समय के लिए सत्ता हस्तगत कर ली थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार के हस्तक्षेप से भवानी शाह गद्दी पर बैठे। होता यह है कि जब सुदर्शन शाह की मृत्यु हो जाती है तो इनके जो छोटे पुत्र हैं शेर शाह, वो क्या करते हैं, सत्ता अपने हाथ में ले लेते हैं। लेकिन जो बड़े पुत्र हैं भवानी शाह, वो ब्रिटिश की मदद लेते हैं और ब्रिटिश सरकार क्या करती है, हस्तक्षेप करती है और भवानी शाह को गद्दी पर बैठाती है। जो भवानी शाह का कार्यकाल है वो 1859 से 1871 तक रहा। यह एक साधु प्रकृति के नरेश थे और इनकी माता का नाम क्या था, गुण देवी था। और भवानी शाह ने 1860 ईस्वी में फेडरिक विल्सन नाम के व्यक्ति को वनों का ठेका दे दिया था और देवप्रयाग में 1862 में इन्होंने एक संस्कृत की पाठशाला भी बनवाई थी। 1860 में इन्होंने फेडरिक विल्सन को यहाँ के वनों का ठेका दे दिया और देवप्रयाग में 1862 में एक संस्कृत की पाठशाला बनवाई। अब अठुर विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1861 में 12 आना BC भू व्यवस्था हुई थी। अठुर विद्रोह हो जाता है ना, सकलाना की जो जनता है वो अठुर विद्रोह करती है 1851 में।
तो जो महाराजा हैं भवानी शाह वो क्या करते हैं, यहाँ पर 12 आना बीसी की भू व्यवस्था शुरू करते हैं यहाँ पर 1861 से। अब हम पढ़ते हैं लक्ष्मू कठैत को। राय बहादुर की पदवी से सम्मानित होने वाले पहले गढ़वाली थे। लक्ष्मू कठैत टिहरी में रवाई परगने का प्रशासक था और प्रताप शाह के समय पाला बिछाऊ की एक प्रथा थी और यह प्रजा पर एक प्रकार का टैक्स होता था। और लक्ष्मू कठैत ने पाला पसाऊ प्रथा के खिलाफ राज विद्रोह किया था और प्रताप शाह के समय 1882 में लक्ष्मू कठैत के नेतृत्व में ढंढक आंदोलन भी हुआ था। लक्ष्मू कठैत नाम के एक व्यक्ति थे जो रवाई परगने में प्रशासक थे। अब यहाँ पर क्या है कि टिहरी की जो रियासत है वो भी, उसके भी अलग अलग क्षेत्र हैं, तो उन अलग अलग क्षेत्र के प्रशासक बने हुए थे। तो जो लक्ष्मू कठैत थे वो रवाई परगने के प्रशासक थे और इन्हें राय बहादुर की पदवी से इनको सम्मानित किया गया था। अब इनके समय में एक पाला बिछाऊ नाम की एक प्रथा होती थी, एक प्रकार का टैक्स होता था। तो लक्ष्मू कठैत जो है उन्होंने क्या किया, राज विद्रोह किया था कि ये प्रथा नहीं होनी चाहिए। और इनके जो समय में 1882 में इन्होंने क्या किया, ढंढक आंदोलन किया जब प्रताप शाह यहाँ के शासक थे। अब देखते हैं राजा प्रताप शाह को। प्रताप शाह ने 1871 से 1886 तक शासन किया और प्रताप शाह ने 1877 ईस्वी में प्रताप नगर नामक एक नगर की नींव रखी जो जलकुर नदी के तट पर स्थित है। 1871 में राजा प्रताप शाह यहाँ के शासक बनते हैं और 1886 तक बनते हैं और 77 में ही क्या करते हैं कि प्रताप नगर नाम के एक नगर की नींव रखते हैं जो कि जलकुर नदी के तट पर स्थित है। ये भी टिहरी क्षेत्र में होता है। प्रताप शाह टिहरी के प्रथम शासक थे जिसने अपने यानी कि स्वयं के नाम से शहर बसाने की प्रथा शुरू की थी। प्रताप शाह ने टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की भी नींव डाली और यहाँ पर टिहरी में एक प्रताप प्रिंटिंग प्रेस भी इन्होंने खोली थी। और प्रताप शाह ने टिहरी में सर्वप्रथम पुलिस विभाग की भी स्थापना की थी। तो अंग्रेजी शिक्षा की नींव प्रताप शाह ने डाली और टिहरी में प्रताप प्रिंटिंग प्रेस खोली और टिहरी में ही सबसे पहले पुलिस विभाग की स्थापना भी प्रताप शाह के समय में ही हुई। 1873 में प्रताप शाह ने भूमि व्यवस्था करवाई जिसे जूला पैमाइश नाम से जाना जाता है, यानी कि जूला पैमाइश करवाई जो कि एक प्रकार की भू व्यवस्था थी। 1873 में प्रताप शाह ने राज्य को 22 पट्टियों में विभक्त किया था और इनके लिए एक एक कारदार की नियुक्ति की थी। कारदार की नियुक्ति की थी जो कि राजस्व एकत्रित करते थे उनके लिए। और इन्होंने अपना जो टिहरी रियासत का क्षेत्र है उसको 22 पट्टियों में विभक्त कर दिया। ब्रिटिश गढ़वाल रियासत में कारदार पटवारियों के समान होते थे परंतु उनकी नियुक्ति 1 वर्ष के लिए की जाती थी। जो कारदार की नियुक्ति है वो पटवारियों की तरह ही होते थे, राजस्व एकत्रित करते थे और उनकी जो नियुक्ति होती थी वो 1 वर्ष के लिए की जाती थी। प्रताप शाह ने टिहरी, मसूरी और श्रीनगर राजमार्ग का भी निर्माण करवाया। जो टिहरी, मसूरी और श्रीनगर राजमार्ग है इसका निर्माण भी प्रताप शाह ने ही करवाया। प्रताप शाह ने 1883 में एंग्लो वर्नाक्यूलर मिडिल स्कूल की स्थापना की जिसे कीर्ति शाह ने प्रताप हाई स्कूल का नाम दिया। यानी कि इन्होंने 1883 में एक स्कूल खोला जो कि एंग्लो वर्नाक्यूलर मिडिल स्कूल के नाम से, और बाद में जब इनके पुत्र शासन करते हैं कीर्ति शाह तो वो उसको नाम देते हैं प्रताप हाई स्कूल। प्रताप शाह के समय चीफ कोर्ट व हुजूर कोर्ट की स्थापना हुई थी, यानी कि चीफ कोर्ट और हुजूर कोर्ट इन्होंने बनवाया। 1876 में प्रताप शाह ने राजधानी में पहला खैराती शफाखाना स्थापित किया। एक खैराती शफाखाना इन्होंने यहाँ पर स्थापित किया था। और प्रताप शाह के 3 पुत्र थे, पहले थे कीर्ति शाह, दूसरे थे कुंवर विचित्र शाह और तीसरे थे कुंवर सुरेंद्र शाह। तो जो प्रताप शाह के बाद जो शासक बनते हैं वो हैं इनके पुत्र कीर्ति शाह। प्रताप शाह ने टिहरी, मसूरी तथा टिहरी श्रीनगर 2 राजमार्गों का निर्माण करवाया। एक तो टिहरी मसूरी और दूसरा टिहरी से श्रीनगर तक के 2 राजमार्ग बनवाए। और राज्य में हरिद्वार, गंगोत्री आदि अनेक मार्गों की भी इन्होंने मरम्मत करवाई। पहला इन्होंने टिहरी, मसूरी और टिहरी श्रीनगर, टिहरी से मसूरी और टिहरी से श्रीनगर 2 राजमार्ग बनवाए। दूसरा जो हरिद्वार से गंगोत्री तक का मार्ग था उस मार्ग की भी इन्होंने मरम्मत करवाई। प्रताप शाह ने 1885 में महारानी गुलेरिया की सलाह से राज्य में प्रचलित प्रथाओं को खत्म किया, जैसे कि खेण, इसे एक तरीके का बेगार भी कहा जाता था। बिशा, इस प्रथा का तहत अन्न के रूप में कर भंडार में पहुंचाना होता था, यानी कि जो अन्न है उसको कर के रूप में भंडार गृह तक पहुंचाना होता था। पाला, इस प्रथा के तहत दरबार में दूध, दही, घी आदि पहुंचाया जाता था। तो इस प्रकार की जो ये प्रथाएं थी इन्होंने प्रताप शाह ने इनको खत्म कर दिया। किसकी सलाह से? महारानी गुलेरिया की सलाह से।
प्रताप शाह ने राज्य में शांति व्यवस्था के लिए राज्य को रवाई, टकनौर, चिल्ला और देवप्रयाग 4 भागों में विभक्त कर दिया था। किसमें? शांति व्यवस्था के लिए इसने क्या किया? रवाई, टकनौर, चिल्ला और देवप्रयाग के 4 भागों में क्या कर दिया? विभक्त कर दिया और प्रत्येक में एक एक थानेदार को नियुक्त किया। जिस तरीके से अभी पुलिस प्रशासन हमारा काम करता है, तो उसी तरीके से इन्होंने पुलिस प्रशासन की स्थापना की और साथ में इन्होंने क्या कर दिया? अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइड कर दिया उनको और वहाँ पर एक एक थानेदार को नियुक्त कर दिया। प्रताप शाह ने प्रजा के सुख दुख के निरीक्षण के लिए राज्य में भ्रमण का नियम भी बनाया था कि वो राज्य में जैसे समय समय पर भ्रमण भी किया करते थे। अब देखते हैं महारानी गुलेरिया को। महारानी गुलेरिया जो है वो प्रताप शाह की पत्नी थी, जिनका मूल नाम था कुंदन देई और इनका जन्म हिमाचल प्रदेश की मंडी रियासत में हुआ था। और प्रताप शाह की मृत्यु के बाद पूरी टिहरी रियासत में 1 वर्ष तक का शोक मनाया गया था और महारानी गुलेरिया ने काउंसिल ऑफ रीजेंसी की सहायता से राज्य का शासन चलाया था। काउंसिल ऑफ रीजेंसी होती थी जिसमें राज दरबार के कुछ लोगों के साथ मिलकर महारानी गुलेरिया ने एक समिति बनाई थी और उसके माध्यम से उन्होंने राज्य का शासन चलाया था, क्योंकि तब कीर्तिचंद काफ़ी छोटे थे। और ये कहाँ की थी? ये हिमाचल प्रदेश के मंडी रियासत की थी और इनका मूल नाम था कुंदन दे। और अब देखते हैं राजा कीर्ति शाह को। अल्पवयस्क आयु में कीर्ति शाह गद्दी पर बैठे। इनकी संरक्षिका महारानी गुलेरिया थी, जिनके शासन चलाने के लिए इन्होंने एक संरक्षण समिति का गठन किया था। कीर्ति शाह ने अजमेर के मेयो कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की। वह एक मेधावी छात्र थे जिन्होंने 87% अंक प्राप्त कर मेयो कॉलेज से 3 स्वर्ण पदक और 11 रजत पदक प्राप्त किए थे। जब कीर्ति शाह गद्दी पर बैठे थे तो ये अल्पवयस्क थे, तो इनकी जो माता है महारानी गुलेरिया, इन्होंने शासन चलाने के लिए एक संरक्षण समिति का गठन किया था और मेयो कॉलेज अजमेर से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। कीर्ति शाह का जो शासन है वो 1886 से 1913 तक रहा, लेकिन 27 मई 1898 को कीर्ति शाह को संपूर्ण अधिकार प्राप्त हो गया था। जो इनको शासन दिया गया था वो 1886 से 1913 तक दिया था, लेकिन जब इनको जो पूर्ण शासन मिला ना, शासन का जो अधिकार मिला, वो 27 मई 1898 से दिया इनकी माता ने। 31 दिसंबर 1898 को ब्रिटिश सरकार ने कीर्ति शाह को कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी। इन्हें कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि मिली थी, जो कि ब्रिटिश सरकार की तरफ से मिली थी। कब? 31 दिसंबर 1898 को। 1900 ईस्वी में इंग्लैंड में 11 तोपों की सलामी और 9 नवंबर 1901 ईस्वी में नाइट कमांडर की उपाधि भी इनको दी गई थी। यानी कि इंग्लैंड में इन्हें मिली थी सन 1900 में 11 तोपों की सलामी और 9 नवंबर 1901 को इनको क्या मिला? नाइट कमांडर की उपाधि दी गई थी। कीर्ति शाह ने तारादत्त गैलोरा को अपना विधि परामर्शदाता नियुक्त किया था। जो तारादत्त गैलोरा हैं वो कीर्ति शाह के शासन में क्या थे? विधि परामर्शदाता थे। और मई 1902 में स्वामी रामतीर्थ टिहरी गढ़वाल आए थे, जिन्हें कीर्ति शाह ने जापान में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में शामिल होने के लिए आग्रह किया था और जाने की यात्रा का भी व्यय कीर्ति शाह ने ही किया था। यानी कि जो स्वामी रामतीर्थ हैं वो 1902 में टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में आए, तो जापान में तब हो रहा था अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन। तो उस धर्म सम्मेलन के लिए कीर्ति शाह ने क्या कहा कि स्वामी रामतीर्थ को आप उस सम्मेलन में शामिल होइए और आपकी जो जाने का प्रबंध है या यात्रा में जो भी व्यय होगा वह कीर्ति शाह ने उठाया था। आगरा दरबार में 1892 ईस्वी में वाइसराय लैंसडाउन ने भारतीय नरेशों के सम्मुख कीर्ति शाह की भूरी भूरी प्रशंसा की थी और जो अन्य राजाओं को कीर्ति शाह को अपना आदर्श बनाने और उनका अनुकरण करने के लिए कहा था। किसने? वाइसराय लैंसडाउन ने 1892 में आगरा दरबार में इनकी प्रशंसा की। और टिहरी दरबार में ब्रिटिश सरकार ने 1903 में कीर्ति शाह को सर या KCSI की उपाधि से विभूषित किया। 1903 ईस्वी में जो ब्रिटिश सरकार है उन्होंने कीर्ति शाह को दिल्ली दरबार में सर और KCSI की उपाधि से विभूषित किया था। 1907 में लॉर्ड कैंपबेल टिहरी आया था और कैंपबेल का जो कीर्ति शाह के बारे में कथन है वह है कि कीर्ति शाह सदृश राजा मैंने भारतवर्ष के किसी भी भाग में नहीं पाया है, कि उन्होंने कीर्ति शाह की बहुत अधिक प्रशंसा की। जो ब्रिटिश सरकार है वो कीर्ति शाह से काफ़ी प्रभावित थी और कीर्ति शाह ने अकबर के समान दीन इलाही धर्म तो नहीं चलाया, परंतु सर्वधर्म सम्मेलन के लिए एक सभा बुलाई थी। कीर्ति शाह ने अपने शासनकाल में क्या किया था कि सर्वधर्म सम्मेलन के लिए एक सभा भी बुलाई थी। कीर्ति शाह की जो मृत्यु है वो 25 अप्रैल 1913 ईस्वी को हुई थी। 25 अप्रैल 1913 ईस्वी को हुई थी। कीर्ति शाह के कार्य। कीर्ति शाह ने टिहरी में राज्य मिडिल पाठशाला को 1891 ईस्वी में प्रताप हाई स्कूल में उच्चीकृत किया। क्या किया कि जो राज्य मिडिल पाठशाला थी उसको 1891 में इन्होंने प्रताप हाई स्कूल में उच्चीकृत किया, जिसकी स्थापना किसने की थी? प्रताप शाह ने की थी। कीर्ति शाह ने 1909 में हिवेंट संस्कृत पाठशाला भी बनवाई। 1909 में हिवेंट संस्कृत पाठशाला बनवाई और टिहरी में कीर्ति शाह ने वेदशाला का भी निर्माण करवाया।
कीर्ति शाह ने टिहरी में नगर पालिका की भी स्थापना की, यानी कि उन्होंने वेधशाला का निर्माण करवाया टिहरी में और उन्होंने वहाँ पे नगर पालिका की भी स्थापना की। टिहरी की जनता को पहली बार बिजली की जो सुविधा है वो टिहरी नरेश कीर्ति शाह ने ही दी थी। तो कीर्ति शाह ने उत्तरकाशी में एक कुष्ठ आश्रम भी खोला था और टिहरी में एक प्रेस की भी स्थापना की थी। अगर हम इनके कार्यों की बात करें तो उन्होंने जो प्रताप शाह के जो उन्होंने विद्यालय खोला था इंग्लिश मीडियम को, उसको एक मिडिल पाठशाला को उन्होंने प्रताप हाई स्कूल का नाम दिया 1891 में। साथ में 1909 में उन्होंने एक हिवेंट संस्कृत पाठशाला वहाँ पर बनवाई, एक वेधशाला का निर्माण टिहरी में किया, साथ ही नगर पालिका की स्थापना भी टिहरी क्षेत्र में की और जो टिहरी की जनता है उसको पहली बार बिजली की सुविधा भी कीर्ति शाह ने ही दिलवाई थी और एक कुष्ठ आश्रम खोला और टिहरी में एक प्रेस की भी स्थापना उन्होंने की। कीर्ति शाह ने टिहरी में कृषकों के कल्याण के लिए कृषि बैंक की स्थापना की जिसका नाम बैंक ऑफ गढ़वाल रखा गया। तो ये जो सारे कार्य हैं ना, ये किस वजह से हुए, क्योंकि कीर्ति शाह की जो पढ़ाई थी वो उन्होंने अजमेर के मेयो कॉलेज से की थी। उसके बाद फिर वो ब्रिटिश सरकार के अधीन बाहर चले गए थे पढ़ाई करने के लिए, तो उन्होंने एक जो बाहरी वातावरण है इस चीज़ का देख रखा था और इस वजह से उन्होंने जब वो एक शासक के रूप में जब वो अपने शासन को चलाते हैं तो उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ पर काम किए जो उस टाइम पे बहुत ही रेयर थे कि कृषि बैंक की स्थापना कर लेना जिसका नाम रखना कि बैंक ऑफ गढ़वाल। और कीर्ति शाह ने हिंदी टाइपराइटर का आविष्कार किया जिसका पेटेंट किसी एक कंपनी को दे दिया था। 1897 में महारानी विक्टोरिया की जब हीरक जयंती थी तो टिहरी में 110 फीट ऊंचा घंटाघर का निर्माण इन्होंने करवाया था। एक तरीके से जो टिहरी रियासत है वो कृतज्ञ थी ब्रिटिश सरकार के प्रति, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने उनका खोया हुआ जो शासन था वो गोरखा नरेशों से उनको वापस दिलवाया था। तो इस वजह से ये लोग जो टिहरी रियासत है वो ब्रिटिश सरकार को काफ़ी कृतज्ञता से देखती थी। तो जब महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती थी तो 110 फीट ऊंचा घंटाघर का निर्माण टिहरी नरेश ने वहाँ पर करवाया था 1897 में। कीर्ति नगर की स्थापना 1894 में विलोली नामक एक ग्राम में की थी जिसे हम अभी कीर्ति नगर के नाम से जानते हैं। टिहरी में सेना का जो पुनर्गठन करके टिहरी में माइनर्स और सेपर्स फोर्स की भी इन्होंने स्थापना की थी। कीर्ति शाह ने यमुना पर हिबेट ब्रिज का भी निर्माण करवाया था और भक्त दर्शन ने अपनी पुस्तक में कीर्ति शाह को राजर्षि नाम से संबोधित किया है। और कीर्ति शाह के समय मुल्की रिवाज और वह ताजीरात हिंद पर आधारित विधि संहिता का एक जन्म हुआ था। इन्होंने क्या कहा, भक्त दर्शन ने अपनी पुस्तक में कीर्ति शाह को राजर्षि नाम से संबोधित किया और इनके समय में जो मुल्की रिवाज और ताजीरात हिंद था इस पर आधारित एक विधि संहिता इनके कानून का यहाँ पर निर्माण होता है। अगर हम इसमें कीर्ति शाह के प्रमुख कार्यों को अगर हम देखें एक बार में तो इसमें सबसे पहले प्रताप हाई स्कूल को उच्चीकृत किया उन्होंने। 1909 में हिवेंट संस्कृत पाठशाला बनवाई, वेधशाला का निर्माण किया, टिहरी में नगर पालिका बनवाई। टिहरी में पहली बार बिजली की जो सुविधा है वो कीर्ति शाह के द्वारा दी गई, कुष्ठ आश्रम खोला, टिहरी में एक प्रेस की स्थापना इन्होंने की। साथ ही इन्होंने सबसे ही इम्पोर्टेंट चीज़ की जो कि कृषकों के कल्याण के लिए कृषि बैंक की स्थापना की और जिस बैंक का इन्होंने नाम रखा बैंक ऑफ गढ़वाल। ऐसे ही हिंदी टाइपराइटर का इन्होंने आविष्कार किया जिसका पेटेंट एक कंपनी को दे दिया। और जो टिहरी का 110 फीट ऊंचा घंटाघर था उसका निर्माण भी कीर्ति शाह ने ही करवाया था 1897 में। कीर्ति नगर की इन्होंने स्थापना की 1894 में और साथ ही टिहरी में सेना का पुनर्गठन किया और टिहरी में माइनर्स और सेपर्स फोर्स की स्थापना की और यमुना नदी पर हिबेट ब्रिज का भी निर्माण करवाया। तो ये थे कीर्ति शाह के कार्य। और कीर्ति शाह के बाद जो शासक बनते हैं वो है महाराजा नरेंद्र शाह। नरेंद्र शाह का जन्म 1898 में प्रतापनगर में हुआ था जो कि 1913 ईस्वी में अल्पवयस्क रूप में गद्दी पर बैठे जिनकी संरक्षिका थी राजमाता नेपोलिया। यानी कि 1898 में इनका जन्म होता है प्रतापनगर में और 1913 में ये शासन को संभालते हैं, टिहरी रियासत के शासक बनते हैं और जिनकी जो संरक्षिका थी वो थी राजमाता नेपोलिया। नरेंद्र शाह अल्पवयस्क होने के कारण इनके संरक्षण के लिए एक संरक्षण समिति बनाई गई थी। उसी तरीके से जैसे कीर्ति शाह के समय में एक संरक्षण समिति बनी थी तो राजमाता नेपोलिया ने भी इनके समय में संरक्षण समिति बनाई। संरक्षण समिति में अंग्रेजी अफसर सैमियर भी था और दूसरे सदस्य थे हरि कृष्ण रतूड़ी। इनके जो आपसी सूझबूझ है उससे जो टिहरी रियासत के कार्य हैं उनके लिए सर्वसम्मति से क्या लिया जाता था, निर्णय लिया जाता था। नरेंद्र शाह ने 1913 ईस्वी से 1946 ईस्वी तक गद्दी पर बैठे, लेकिन 4 अक्टूबर 1919 को विजयदशमी के अवसर पर संपूर्ण राज्याधिकार मिला। जिस तरीके से कीर्ति चंद भी राज्य गद्दी पर बैठ जाते हैं परंतु जो अधिकार है उनको बाद में मिलता है, उसी तरीके से नरेंद्र शाह को भी
1913 में वो गद्दी पर बैठा दिए गए, परंतु जो उनको संपूर्ण अधिकार है शासन का वो 4 अक्टूबर 1919 को विजयदशमी के अवसर पर मिला। नरेंद्र शाह का विवाह हिमाचल के क्योंठल रियासत की राजकुमारी जो कि सगी बहनें थी कमलेंदुमती और इंदुमती के साथ होता है। यानी कि 2 राजकुमारियाँ जो थी उनके साथ में क्योंठल रियासत की उनके साथ इनका विवाह होता है। एक थी कमलेंदुमती और दूसरी थी इंदुमती। 1921 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने CIE व 1931 में सर व KCSI की उपाधि और बनारस विश्वविद्यालय ने 1937 में नरेंद्र शाह को LLD की उपाधि दी। 1921 में ब्रिटिश सरकार ने CIE और 1931 में सर KCSI की उपाधि और बनारस विश्वविद्यालय ने 1937 में नरेंद्र शाह को LLD की उपाधि दी। 1921 में नरेंद्र नगर की स्थापना की और 1925 में राजधानी स्थानांतरित उन्होंने अपनी नरेंद्र नगर में कर दी। इस प्रक्रिया में 30 लाख रुपए इसमें खर्च होते हैं। और टिहरी में ग्राम पंचायत जो नियम है 1922 में पारित किया गया। सबसे पहले इन्होंने 1921 में क्या किया, नरेंद्र नगर की स्थापना की और वहाँ पर अपनी राजधानी को 1925 में क्या कर लिया, स्थानांतरित कर लिया। इसमें जो टोटल खर्चा होता है वो 30 लाख रुपए का होता है। और टिहरी में जो ग्राम पंचायत का नियम है वो 1922 में पारित कर दिया। नरेंद्र शाह के समय 2 कलंकपूर्ण घटनाएं होती हैं। पहली होती है 30 मई 1930 को तिलाड़ी कांड होता है जिसमें दीवान चक्रधर जुयाल क्या करते हैं, निहत्थे लोगों पर गोली चलवा देते हैं। और 25 जुलाई 1944 को श्रीदेव सुमन जी की भूख हड़ताल से क्या हो जाती है, इसमें मृत्यु हो जाती है। श्रीदेव सुमन का कथन था कि श्री महाराज के प्रति मैं पूर्ण सद्भावना, श्रद्धा और भक्ति भाव रखता हूँ। उनका संघर्ष टिहरी नौकरशाही के विरुद्ध था। जो श्रीदेव सुमन हैं वो टिहरी नौकरशाही से बहुत ज़्यादा उसके विरुद्ध उन्होंने संघर्ष किया, लेकिन उनका जो महाराज हैं जो नरेंद्र शाह हैं उनके लिए उनकी पूरी श्रद्धा, पूरा भक्ति भाव था। उनसे उनको कोई नाराज़गी नहीं थी। श्रीदेव सुमन को जिससे प्रॉब्लम थी वो था उनकी नौकरशाही। 23 जनवरी 1939 को देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना होती है, जिसमें अगस्त समझौता राजदरबार व प्रजामंडल के मध्य हुआ था। 23 जनवरी 1939 को देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना होती है, जो कौन करते हैं, श्रीदेव सुमन करते हैं। अब अगस्त समझौता होता है राजदरबार और प्रजामंडल के बीच में। कब होता है अगस्त समझौता? इसके बाद होता है, जब प्रजामंडल की स्थापना हो जाती है तो अगस्त समझौता होता है इनके बीच में। अब हम देखते हैं नरेंद्र शाह के कार्य को। नरेंद्र शाह के काल की भूमि व्यवस्था को डोरी पैमाइश कहा गया, जिसमें प्रमुख योगदान जोध सिंह नेगी का था। यानी कि यहाँ पर जो भूमि व्यवस्था की गई उसे डोरी पैमाइश कहते थे, और इसमें जो प्रमुख योगदान है वो किसका है, जोध सिंह नेगी का है। नरेंद्र शाह ने राज्य के युवाओं को प्रशिक्षण के लिए फॉरेस्ट ट्रेनिंग कॉलेज देहरादून भेजा, और जिसमें से कुछ जो युवा थे वो जर्मनी गए और कुछ युवा जो फॉरेस्ट ट्रेनिंग के लिए फ्रांस भी गए। हरिकृष्ण रतूड़ी द्वारा रचित नरेंद्र हिंदू लॉ को राज्य के न्यायालयों में संहिता के रूप में प्रयोग किया गया। अब जो इनके न्यायालय बने थे वहाँ पे जो संहिता के रूप में प्रयोग किया गया वो था हरिकृष्ण रतूड़ी द्वारा रचित नरेंद्र हिंदू लॉ। नरेंद्र शाह ने शेरशाह सूरी की भांति अनेक सड़कों का निर्माण कराया, अतः गढ़वाल का जो शेरशाह सूरी है वो नरेंद्र शाह को कहा जाता है। यानी कि उन्होंने काफ़ी सारी यहाँ पे जो सड़कें थी उनमें सुधार करवाया, उनमें मरम्मत करवाई, तो इसलिए इन्हें गढ़वाल का शेरशाह सूरी भी कहा जाता है। 1920 में नरेंद्र शाह ने बरा व बेगार जैसी कुप्रथाओं के उन्मूलन की घोषणा की और 1920 ईस्वी में कृषि बैंक की स्थापना की, जो कि नरेंद्र शाह के द्वारा की गई। इससे पहले कृषि बैंक की स्थापना कीर्ति शाह ने की थी। 1920 में नरेंद्र शाह ने बरा और बेगार जैसी कुप्रथाओं का उन्मूलन किया और 1920 में ही इन्होंने क्या किया, एक कृषि बैंक की भी स्थापना की। 1923 में टिहरी में सार्वजनिक पुस्तकालय की इन्होंने स्थापना की, एक सार्वजनिक पुस्तकालय इन्होंने खोला। और 1923 में राज्य के प्रमुख व्यक्तियों के सहयोग प्राप्त करने के लिए राज्य प्रतिनिधि सभा की इन्होंने स्थापना की, कि राज्य के जो भी प्रमुख व्यक्ति थे उनके लिए एक प्रतिनिधि सभा बनाई गई। नरेंद्र शाह ने प्रताप हाई स्कूल को इंटर कॉलेज बना दिया। प्रताप शाह ने एक मिडिल स्कूल खोला था, उसके बाद कीर्ति शाह उसको प्रताप हाई स्कूल तक बनाते हैं। उसके बाद जो नरेंद्र शाह है उन्होंने क्या किया, प्रताप हाई स्कूल को इंटर कॉलेज में चेंज कर दिया। नरेंद्र शाह ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को 1933 में कीर्ति शाह की स्मृति में 1 लाख रुपए दान में दिए थे, जिससे यहाँ सर कीर्ति शाह चेयर ऑफ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की स्थापना हुई। यानी कि जो नरेंद्र शाह हैं उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को 1933 में
कीर्ति शाह की जो स्मृति है उसमें 1 लाख रुपए दान में दिए। और यहाँ पर सर कीर्ति शाह चेयर ऑफ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की स्थापना हुई। 1921 में टिहरी में पहली बार जनगणना हुई, जिसमें जनगणना अधिकारी उमा दत्त डंगवाल को नियुक्त किया गया। अब पहली बार उस समय पे यहाँ पे क्या होती है, जनगणना कराई जाती है टिहरी रियासत में, और इसके जो अधिकारी हैं वो उमा दत्त डंगवाल को नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? नरेंद्र शाह के द्वारा। 1938 में नरेंद्र शाह ने टिहरी हाईकोर्ट की भी स्थापना की, जिसके प्रथम न्यायाधीश मुकुंदी लाल थे, जो 1938 से 43 तक रहे। टिहरी हाईकोर्ट की स्थापना हुई 1938 में टिहरी रियासत के अंदर, जिसमें जो न्यायाधीश बनाए गए मुकुंदी लाल बनाए गए, और वो 1938 से 43 तक रहे। टिहरी में 1934 में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की गई। 1934 में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की गई, और 1939 में टिहरी राज्य में कुष्ठ विधान पारित किया गया कि कुष्ठ विधान इसमें पारित किया गया। 1943 में टिहरी राज्य में टीका विधान भी पारित किया गया, और अगस्त 1946 को टिहरी राज्य प्रजामंडल को वैधानिक स्वीकृति भी दी गई। जो टिहरी राज्य प्रजामंडल है, इसकी स्थापना किसने की थी? श्रीदेव सुमन ने की थी। कब की थी? 23 जनवरी 1939 को। और उसके अगस्त 1946 में टिहरी राज्य में प्रजामंडल को एक वैधानिक स्वीकृति दे दी जाती है नरेंद्र शाह के द्वारा। शहीद गब्बर सिंह नेगी स्मारक बना चंबा में, जो 1925 में नरेंद्र शाह ने बनवाया था। शहीद गब्बर सिंह नेगी का एक स्मारक बनाते हैं चंबा क्षेत्र में, जो 1925 में नरेंद्र शाह के द्वारा बनवाया जाता है। और अब देखते हैं मानवेंद्र शाह को। अक्टूबर 1946 में महाराजा मानवेंद्र शाह को राज्याधिकार मिला, जो कि टिहरी रियासत के अंतिम राजा हुए। और टिहरी राज्य में 28 अप्रैल 1947 को शांति रक्षा अधिनियम भी बनाया गया। कब बनाया गया? 28 अप्रैल 1947 को शांति रक्षा अधिनियम बनाया गया। 15 अगस्त 1947 को प्रजामंडल के अध्यक्ष परिपूर्णानंद पैन्युली बने थे। क्योंकि प्रजामंडल को क्या दे दिया था? नरेंद्र शाह ने एक वैधानिक स्वीकृति दे दी थी। तो 15 अगस्त 1947 को क्या होता है कि प्रजामंडल के जो अध्यक्ष बनते हैं वो बनते हैं परिपूर्णानंद पैन्युली। 1947 में सकलाना विद्रोह हुआ था टिहरी में, और 1948 में कीर्तिनगर आंदोलन हुआ, जिसमें भोलू राम और नागेंद्र सकलानी क्या हो गए? शहीद हो गए। 47 में सकलाना विद्रोह होता है टिहरी क्षेत्र में, और 48 में क्या होता है? एक कीर्तिनगर आंदोलन होता है, जिसमें भोलू राम और नागेंद्र सकलानी शहीद हो जाते हैं। 1948 में टिहरी प्रजामंडल और राजा के बीच में बैठक होती है, जिसमें संविधान सभा निर्वाचन पर एक समिति बनती है। 1948 में क्या होता है? टिहरी प्रजामंडल और राजा के बीच में बैठक होती है। राजा यानी कि जो अभी कौन है? मानवेंद्र शाह हैं। इनके बीच में एक बैठक होती है, जिसमें संविधान सभा के निर्वाचन पर एक सहमति बनती है इनके बीच। तो टिहरी राज्य में अंतरिम मंत्रिपरिषद ने 15 फरवरी 1948 को शपथ ली थी, जिसमें ज्योति प्रसाद को मुख्यमंत्री यहाँ का क्या कर दिया था? नियुक्त कर दिया गया था। और राज्य की जो संविधान सभा है, इसमें 49 बैठकें हुई, जिसके अध्यक्ष पुरुषोत्तम दत्त रतूड़ी थे। यहाँ भी इनका एक अलग से संविधान ये बनाते हैं अपनी रियासत का, जिसमें जो मुख्यमंत्री के रूप में उसके बाद जिसको नियुक्त किया जाता है वो होते हैं ज्योति प्रसाद। और राज्य की जो संविधान की जितनी बैठकें होती हैं उसमें 49 बैठकें होती हैं, और जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? पुरुषोत्तम दास रतूड़ी होते हैं। 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत का भारत में विलय हो जाता है, जो कि संयुक्त प्रांत का 50वां और कुमाऊं मंडल का एक चौथे जिले के रूप में बनता है। 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत का भारत में विलय हो गया, जो कि संयुक्त प्रांत, जिसे हम अभी यूपी के नाम से जानते हैं, उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, तो उसके 50वां और कुमाऊं मंडल का चौथा जिला बनता है। यानी कि कुमाऊं मंडल का चौथे जिले के रूप में और संयुक्त प्रांत के 50वें जिले के रूप में शामिल होता है टिहरी रियासत। टिहरी रियासत विलयीकरण में सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाले जो व्यक्ति थे वो परिपूर्णानंद पैन्युली थे। इन्होंने सबसे पहले इसमें हस्ताक्षर किए थे। राजमाता कमलेंदुमती शाह प्रथम लोकसभा में टिहरी से सांसद चुनी गई थी, और 1958 में इन्हें समाज सेवा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। जो कमलेंदुमती शाह हैं, ये लोकसभा में टिहरी से प्रथम सांसद चुनी गई थी, और 1858 में इन्हें समाज सेवा के लिए पद्म भूषण सम्मान भी दिया गया था। मानवेंद्र शाह 1957 से 2004 के बीच टिहरी गढ़वाल से 8 बार सांसद रहे। यानी कि 1957 से 2004 तक ये 8 बार सांसद रहते हैं।
लेकिन एक बार 1971 में लोकसभा चुनाव में मानवेंद्र शाह परिपूर्णानंद पैन्यूली से चुनाव हार गए थे। होता क्या है कि परिपूर्णानंद पैन्यूली जो है वो 1971 का जो लोकसभा चुनाव है उसको जीत जाते हैं। मानवेंद्र शाह की जो मृत्यु है वो 5 जनवरी 2007 को हुई थी। 5 जनवरी 2007 को जो मानवेंद्र शाह है इनकी मृत्यु हो जाती है। और ये 8 बार सांसद रहे थे। कब से कब तक? 1957 से 2004 तक। और जो पहली बार टिहरी रियासत से सांसद चुनी गई थी वो कौन थी? हमारी राजमाता कमलेंदुमती शाह थी, जो प्रथम लोकसभा में टिहरी से सांसद चुनी गई थी। और 1958 में कमलेंदुमती शाह को समाज सेवा के लिए पद्म भूषण सम्मान भी दिया गया था। और अब देखते हैं कुछ प्रमुख गढ़वाली मुद्राओं को। फतेह शाह ने अष्टकोण रजत मुद्रा जारी की थी। उन्होंने एक मुद्रा जारी की जिसे क्या कहा जाता है? अष्टकोण रजत मुद्रा। जऊ एक प्रकार की मुद्रा थी जो लद्दाख टकसाल में बनती थी। जऊ एक प्रकार की क्या थी? मुद्रा थी जो लद्दाख टकसाल में बनती थी। एक तिमासी बराबर होता था 10 टका के। एक तिमासी किसके बराबर होता था? जिसमें 10 टका होता था। 40 टका बराबर होता था 1 गढ़वाली रुपया के, यानी कि 40 टका जो होता था वो 1 गढ़वाली रुपया होता था। 40 टका मिलकर के 1 गढ़वाली रुपया बनाता था। और 50 टका बराबर होता था 1 फर्रुखाबादी रुपया के। 50 टका किसके बराबर होता था? 1 फर्रुखाबादी रुपया के। टका व तिमासी का जो प्रचलन है वो ब्रिटिश शासनकाल में बंद हो गया था। और 4 तिमासी जो बराबर होता था 1 गढ़वाली या 1 गोरख्याली रुपया के बराबर होता था। और 5 तिमासी जो है वो 1 फर्रुखाबादी ब्रिटिश रुपया होता था। और 1 गोरख्याली रुपया बराबर होता था लगभग 12 आना के। 12 आने का मतलब 1 गोरख्याली रुपया होता था। पवार शासकों ने श्रीनगर टकसाल में ताम्र टका, पैसा, रजत तिमासी के रूप में ढाले जाते थे। जो पवार शासकों की जो श्रीनगर टकसाल है ना, वहाँ पर जो ताम्र टका है वहाँ पर पैसा, रजत जो है वो तिमासी तथा रुपये के रूप में क्या करे जाते थे? ढाले जाते थे। अब देखते हैं पवारकालीन प्रशासनिक व्यवस्थाएं। गढ़ नरेश राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता था, जबकि उसके जो पुत्र हैं उसको युवराज या टीका या कुमार कहा जाता था। जो गढ़ नरेश थे वो सर्वोच्च अधिकारी होते थे अपने राज्य के, और उनके जो पुत्र हैं उनको युवराज, टीका या कुमार कहा जाता था। राजा के बाद जो सर्वोच्च पदाधिकारी होता था वो दीवान या वजीर होता था, जो राजा की आंतरिक व्यवस्था और नीतियों का निर्धारण करता था। जो दीवान या वजीर था वो राजा की जो आंतरिक व्यवस्था है, जो नीतियाँ हैं, उनका निर्धारण करते थे, और राजा के बाद इनका स्थान आता था। अब दीवान या वजीर कौन थे? सुदर्शन शाह के समय दोनों पदों पर अलग अलग व्यक्ति आश्रित होते थे। जहां वजीर दुर्गादत्त पैन्यूली थे और जो दीवान थे वो कौन थे? ज्वालादत्त बहुगुणा थे। जब सुदर्शन शाह का समय आया ना, तो दीवान या जो वजीर था इनके जो पद थे 2 अलग अलग पद कर दिए थे। वजीर के पद पर सुदर्शन शाह के समय दुर्गादत्त पैन्यूली थे और दीवान के पद पर थे ज्वालादत्त बहुगुणा। और कीर्ति शाह के समय जो हरिकृष्ण रतूड़ी थे वो वजीर के पद पर थे, जबकि तिलाड़ी कांड के जो जिम्मेदार चक्रधर जुयाल हैं वो नरेंद्र शाह के समय दीवान के पद पर थे। जो चक्रधर जुयाल हैं इनकी वजह से क्या हुआ था? यहाँ पर तिलाड़ी कांड हुआ था। इन्होंने जो जनता है उन पर गोलियों की बौछार करवा दी थी। तो नरेंद्र शाह के समय ये क्या थे? वहाँ के दीवान थे। पवारकालीन प्रशासन में देवलाध्यक्ष नाम का एक पदाधिकारी का नाम भी मिलता है, जो कि देवालय प्रबंधन के लिए उत्तरदायी था। और प्रद्युम्न शाह तथा सुदर्शन शाह के राजकाल में हरिदत्त शास्त्री देवालयाधीक्षक के पद पर नियुक्त थे, यानी कि देवालय के प्रबंधक के रूप में कौन थे नियुक्त? हरिदत्त शास्त्री थे। किसके शासनकाल में? प्रद्युम्न शाह और सुदर्शन शाह के शासनकाल में। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से अगर देखें तो राज्य जो था वो किस तरीके से विभक्त था? पहला था डांठा, दूसरा था परगना, तीसरा था पट्टियां और चौथा था ग्राम। डांठा, परगना, पट्टियां और ग्राम में विभक्त था। सुदर्शन शाह के समय राज्य 4 डांठों में विभक्त था, जिसके प्रमुख को थानेदार कहते थे। सुदर्शन शाह के समय राज्य 4 डाणों में विभक्त था, जिसके प्रमुख को थानेदार कहते थे। और परगने की व्यवस्था करने वाले अधिकारी को सुपरवाइजर कहते थे, जो कि ब्रिटिश शासक के कानूनगो के समान ही था। यानी कि ब्रिटिश शासन में जैसे कानूनगो होता था वैसे ही परगने की व्यवस्था करने वाला जो अधिकारी था उसे सुपरवाइजर कहते थे। वकील अन्य राज्यों में वैदेशिक संबंधों के लिए राजा के प्रतिनिधि होते थे। जो वकील होते थे वो जो राज्य है, राज्य के जो विदेशी संबंध हैं या अन्य राज्यों के साथ संबंध है उनके रूप में राजा का प्रतिनिधि होता था। और परगने के बाद पट्टियां आती थी, जिसका शासक कौन करता था? पटवारी संभालते थे, और जो राजस्व अधिकारी भी होते थे। परगनों में राजस्व वसूली का जो कार्य है वो थोकदार करते थे, जिन्हें कमीण या सयाना भी कहा जाता था।
राजस्व अधिकारी होता था पटवारी, पर राजस्व वसूली का जो कार्य करते थे वो थोकदार करते थे, जिन्हें कमीन या सयाना भी कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसके मुखिया कौन होते थे? प्रधान होते थे। जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी ग्राम होती थी, और इसके मुखिया को प्रधान कहा जाता था। प्रधान जो होता था वो गांव में राजस्व एकत्रित कर धनराशि पटवारी को सौंप देता था, और यह पद वंशानुगत होता था। जो प्रधान का पद है ना, ये वंशानुगत होता था, और ये क्या करता था? गाँव का जो राजस्व है उसकी धनराशि को एकत्रित करता था और पटवारी को सौंपता था। प्रधान गाँव के मरोसीदारों में से नियुक्त होता था, मरोसीदार, और प्रत्येक गांव में राजस्व वसूलने के लिए एक एक प्रधान होता था। पवार राजाओं के नाम के साथ साथ रजबार शब्द का भी प्रयोग सर्वप्रथम जगतपाल के ताम्रपत्र में मिलता है, और एटकिंसन के अनुसार कत्यूरी राज्य में युवराज को रजबार कहा जाता है। यानी कि एटकिंसन ऐसा मानते हैं कि जो कत्यूरी शासन था उस समय जो युवराज है उसको रजबार कहा जाता है, और अस्कोट के पाल कत्यूरी शासक रजबार विरुद्धावली का प्रयोग करते थे। जो अस्कोट क्षेत्र के पाल कत्यूरी थे ना, वो रजबार विरुद्धावली का प्रयोग करते थे। गढ़ राज्य ने अलग अलग समय में रोहिला, तुर्क, मराठा और सिख आक्रमणों को क्या कर दिया था? विफल कर दिया था। गढ़वाल जो राज्य था, यहाँ पर अलग अलग तरीके के आक्रमण हुए, जैसे रोहिला आक्रमण, तुर्क आक्रमण, मराठा आक्रमण, सिख आक्रमण। तो ऐसा कहा जाता है कि गढ़वाल क्षेत्र में जितने भी आक्रमण हुए, इन्होंने सब पर क्या किया? विजय प्राप्त की थी ऑलमोस्ट। और अब देखते हैं गढ़वाल राज्य की भू व्यवस्था। कत्यूरी राज्य के समान गढ़ राज्य में भी भूमि का जो स्वामित्व है वो राजा में निहित होता था, और राज्य की जो आय का प्रमुख साधन है वो सीरती या भूमि कर होता था। यानी कि जो भी भूमि कर था वही राज्य की आय होती थी। राजा 3 परिस्थितियों में भू स्वामित्व दूसरे को दे सकता था। पहला था संकल्प या विष्णु प्रीति के रूप में, जो कि विद्वान ब्राह्मणों को दी जाती थी। दूसरा रौत के रूप में, जो वीरता प्राप्त सैनिकों को पुरस्कार के रूप में दी जाती थी। और तीसरा जागीर के रूप में, जो राज्य के अधिकारियों को दी जाती थी राजा के द्वारा। और राजा की आज्ञा से कृषि भूमि पर कृषि करने वाले किसानों को आसामी कहा जाता था। यानी कि जो राजा की आज्ञा से जो कृषि भूमि है उस पर कृषि करने वाले जो किसान हैं उनको आसामी कहा जाता था। आसामी 3 प्रकार के होते थे। पहला खाईकर, दूसरा सिरतान और तीसरा मौरूसीदार। पहला खाईकर, खाई हुई भूमि पर कर देने वाले। दूसरा सिरतान, जो अनाज और नगद के रूप में कर देते थे। और तीसरा मौरूसीदार। जो व्यक्ति राजा की आज्ञा से कृषि कार्य स्वतंत्र रूप से या स्वयं करता था और राजा को सीधे राजस्व देता था, उसे मौरूसीदार कहते हैं। यानी कि राजा की आज्ञा से कृषि कार्य कर रहा है, खुद से वो कृषि कार्य कर रहा है स्वतंत्र रूप से, और सीधे जो राजा है उसको राजस्व दे रहा है, उसे क्या कहेंगे? मौरूसीदार कह रहे हैं, मौरूसीदार कहा जाता था। सिरतान जो थे, जो मौरूसीदार या खाईकर को उसकी भूमि हेतु सीरती या नगद रकम दिया करते थे। मौरूसीदार को क्या करते थे वो लोग? खाईकर को या मौरूसीदार को क्या करते थे? उसकी भूमि के लिए कर देते थे और नगद रकम देते थे, यानी कि उनकी भूमि पर काम करते थे। और खाईकर थे जो मौरूसीदार के अधीन उसकी भूमि से कमाते थे और निर्धारित रकम मौरूसीदार को दे देते थे। खाईकर वो थे जो मौरूसीदार से भूमि लेते थे, उस पर कमाते थे, और एक निर्धारित रकम होती थी उसको मौरूसीदार को दे देते थे। और थातवानों की भूमि पर बसे किसान थातवान के खाईकर कहलाते थे, जिसे वह कभी भी हटा सकता था। और जिस समय तक जो खाईकर है, यानी कि खाईकर यानी कि किसान है, वो थातवान को राजस्व देता रहेगा, उस समय तक उसको थातवान जो है वो हटा नहीं सकता था। यानी कि थातवान की भूमि पर जो किसान वहाँ पर कृषि करते थे उनको खाईकर कहा जाता था, और जो थातवान थे वो अपनी भूमि से कभी भी खाईकर जो है, किसान जो है, उसको हटा सकते थे। परंतु जब तक जो खाईकर है, जो किसान है, वो जब तक राजस्व देता रहेगा, जो थातवान है उसे अपनी भूमि से नहीं हटा सकता है। पवार शासक कृषि उपज का 1/3 कर के रूप में लेते थे, जिसे तिहाड़ कहा जाता था। जो पवार शासक हैं वो कृषि उपज का 1/3 रूप लेते थे कर के रूप में, जिसे तिहाड़ कहते थे। और अधिक साधारण उर्वरता वाली भूमि का जो उत्पादन है वो अधेल या आधा भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता था। जो अधिक उर्वरता वाली भूमि है, जो अच्छी भूमि है, जहाँ पर अच्छी पैदावार होती है, तो वहाँ से आधा भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता था। पौड़ी टूटी एक प्रकार का आयात निर्यात कर होता था। यानी कि अगर आप सामान को या आप किसी भी अनाज को इधर से उधर ले जा रहे हो, या फिर आप किसी भी चीज़ को इधर से उधर ले जा रहे हो, तो आयात निर्यात अगर किसी चीज़ का कर रहे हो तो उसमें पौड़ी टूटी नाम का कर लगता था। नाप तोल की पद्धति, एक धूली पाथा का प्रचलन था जो अजय पाल ने किया था, जो संभवतः 2 किलो के बराबर होता था। नापतोल की पद्धति चली थी धूली पाथा, जिसका प्रचलन किया था अजय पाल ने, जो कि लगभग किसके बराबर था? 2 किलो के बराबर था। औताली भूमि,
लावारिस भूमि जो पुत्रहीन व्यक्तियों की होती थी उसे औताली भूमि कहा जाता था, यानी कि एक ऐसा किसान या व्यक्ति जिनकी कोई भी संतान नहीं है, कोई भी पुत्र नहीं है, उस भूमि को औताली भूमि कहा जाता था। गयाली भूमि वह भूमि थी जिसका भूस्वामी अपना अधिकार छोड़कर दूसरी जगह बस जाता था, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरण कर लेते हैं। तो गयाली भूमि वो होती थी जिसका भूस्वामी अपने उस क्षेत्र को छोड़ करके दूसरी जगह पर बस गया है। ऐसे ही मुयाली भूमि, यह वह भूमि थी जिसके भूस्वामी की मृत्यु हो गई है, तो उस भूमि को क्या कहते थे? मुयाली भूमि कहते थे। गढ़ राज्य में भूमि माप की सबसे बड़ी इकाई को जूला और सबसे छोटी इकाई को मुट्ठी कहा जाता है, यानी कि जो भूमि की सबसे बड़ी इकाई होगी उसे जूला कहा जाएगा और जो सबसे छोटी इकाई होगी उसे मुट्ठी कहा जाता था। और अब देखते हैं गढ़ नरेशों की सैनिक व्यवस्था और उनके अन्य पदाधिकारियों को। गढ़ राज्य का सर्वोच्च मंत्री होता था मुख्तार, और गढ़ सेना पलटनों में विभक्त थी जिन्हें सलाण, बधाण और लोहवा कहते थे। जो गढ़ सेना है उसको पलटनों में विभाजित कर रखा था जिन्हें सलाण, बधाण और लोहवा कहते थे। प्रत्येक परगने के सैनिक को, जो सैनिक का शासक होता था, उसे फौजदार कहा जाता था। यानी प्रत्येक परगने में एक सैनिक शासक होता था जिसे फौजदार कहते थे, जिसका कार्य होता था परगने में शांति व्यवस्था कायम करना। राजकीय कार्यालय के महानिर्देशक को दफ्तरी कहते थे, जिसका कार्यालय राजधानी में होता था और जिसके द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति और स्थानांतरण किया जाता था। यानी कि जो राजकीय कार्यालय था उसका महानिर्देशक था दफ्तरी, और जिसका जो कार्यालय होगा वो राजधानी में होगा और वो कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा और उनका स्थानांतरण करेगा। मौला राम के ग्रंथों में संदेश वाहक को चणु और राज प्रसाद में अर्दली का कार्य करने वाले को चाकर कहा गया है, यानी कि जो संदेश वाहक का काम करते थे उन्हें चणु कहा जाता था और राजप्रसाद में जो अर्दली का कार्य करते थे उन्हें चाकर कहा जाता था। राजा के साथ चांदी का दंड लेकर चलने वाले को चौपदार कहते थे। राजा के साथ जो एक व्यक्ति होता था वो चांदी का दंड लेकर चलता था। जब भी राजा किसी भी भ्रमण पर जाते थे या निरीक्षण पर जाते थे तो उस व्यक्ति को चौपदार कहा जाता था। गढ़ राज्य के मंत्रिमंडल में धर्माधिकारी प्रमुख होता था, जिसके लिए मौला राम ने ओझा गुरु शब्द का प्रयोग किया है, यानी कि इनके मंत्रिमंडल जो है वहाँ पर एक धर्माधिकारी होता था जो प्रमुख था, और जो मौला राम है वो उसे कहते हैं कि एक ओझा गुरु शब्द है। पवार काल में सुपकारपति नामक अधिकारी जो होता था राजकीय भोजन का प्रभारी होता था, यानी कि पवार वंश जो है यहाँ पर सुपकारपति नाम के एक अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी। जो राजकीय भोजन है उसका जो प्रभारी होता था उसे सुपकारपति कहा जाता है। अब हम देखते हैं पवार कालीन साहित्य को। पवारकालीन अभिलेखों की जो भाषा है प्रायः संस्कृत और गढ़वाली है, और अभिलेखों में अनंतपाल द्वितीय का एक धारशिल अभिलेख मिलता है, और प्रदीप शाह का एक डांग अभिलेख मिलता है, और सुदर्शन शाह का बाड़ाहाट अभिलेख मिलता है जो कि संस्कृत भाषा में ही है। अनंतपाल द्वितीय का धारशिल अभिलेख, प्रदीप शाह का डांग अभिलेख और सुदर्शन शाह का बाड़ाहाट जो अभिलेख है वह संस्कृत भाषा में है। और पवार शासकों के संपूर्ण ताम्रपत्र और शासनादेश गढ़वाली भाषा में हैं, जिसमें सबसे प्राचीन जो है जगतपाल का देवप्रयाग दान पात्र है। संस्कृत साहित्य की सबसे प्राचीन रचना मान शाह के काल से मिलती है। इनके आश्रित कवि थे जिन्होंने मानोदय काव्य की रचना की थी, और दूसरी संस्कृत साहित्य रामायण प्रदीप की रचना पंडित मेधाकर शर्मा ने की है। यानी कि संस्कृत साहित्य जो मिलता है मान शाह के शासनकाल का वो इनके आश्रित कवि मानोदय काव्य जो है वो संस्कृत में मिलता है, और दूसरा मिलता है रामायण प्रदीप जिसकी रचना किसने की? पंडित मेधाकर शर्मा ने की। सुदर्शन शाह के समय वासवानंद ने प्रश्न सिंधु नाम की एक रचना की। सुदर्शन शाह के समय जो एक वासवानंद नाम के रचनाकार हैं इन्होंने प्रश्न सिंधु नाम की एक रचना की। और फतेह शाह के कार्यकाल में हिंदी के विकास के लिए प्रसिद्ध रहा। इनके समय में उनके आश्रित जो कवि थे रत्न कवि, इन्होंने फतेह प्रकाश और मती राम ने व्रत कौमुदी की रचना की थी जो कि हिंदी में थी। किसने? रत्न कवि ने फतेह प्रकाश और मती राम ने व्रत कौमुदी। अब देखते हैं गढ़ राज्य के विकास कार्य की नींव। टिहरी राज्य में भूमि कर या लगान का 7/8 राशि नगद के रूप में, जिसे मामला या रकम नाम से, और 1/8 भाग जो है वो अन्न के रूप में, जिसे विशाही या बरा नाम से जाना जाता है। जो भूमि कर था या जो लगान था उसकी 7/8 जो राशि थी वो नगद के रूप में ली जाती थी, और जो मामला या रकम के नाम से थी, और 1/8 भाग जो है वो अन्न के रूप में लिया जाता था, जिसे विशाही या बरा के नाम से जाना जाता था। जागीर गांवों से जागीरदार एवं मुआफी गांवों से मुआफीदार कर के रूप में बरा और मामला लिया करते थे।
जो जागीर गांव से वहाँ से जागीरदार और मुआफ़ी गांव से मुआफ़ीदार कर के रूप में लेते थे, जिसे बरा या मामला कहते थे। राज्य कर्मचारियों जैसे पटवारी, पतरौल आदि को गाँव में बरा देने की प्रथा थी। इनको भी बरा यानी कि कर दिया जाएगा। विवाद की स्थिति में वादी से शुल्क लेने की प्रथा की शुरुआत सुदर्शन शाह ने की थी। यानी कि जब कोई विवाद होगा, जो वादी होगा, उससे शुल्क लेने की प्रथा भी सुदर्शन शाह ने शुरू की थी। प्रताप शाह ने कोर्ट फीस के रूप में टिकट लगाने की प्रथा शुरू की और आयात निर्यात कर वसूली के लिए जगह जगह पर चौकियां बनाई, जिसमें वसूली का काम मुंशी किया करते थे। अब जैसे अभी होता है ना कि हम कोर्ट में किसी तरीके की फ़ीस या टिकट देते हैं, जैसे स्टाम्प शुल्क देते हैं हम, तो उस तरीके की जो फ़ीसें हैं वो प्रताप शाह ने लगाई। और आयात निर्यात की जैसे कर वसूली के लिए जगह जगह पर चौकियाँ बनाई गई, जिसमें वसूली का काम मुंशी करते थे। तो जैसे हम एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं तो हम एक आयात निर्यात टैक्स देते हैं उस चीज़ का, रास्ते में हम टोल टैक्स देते हैं किसी चीज़ का। उस तरीके की चीज़ें प्रताप शाह ने शुरू की थी। कस्टम सुप्रिटेंडेंट का जो कार्य है वो मुंशियों के कार्य की देखभाल करता था। अब कस्टम सुप्रिटेंडेंट था एक अधिकारी जो मुंशी थे, जो वसूली का काम कर रहे हैं, आयात निर्यात की वसूली कर रहे हैं, या फिर जो कोर्ट फीस के रूप में टिकट के लिए जो प्रथा चल रही थी उसको लेते हैं, उसको वसूली का काम करते हैं। तो उनके कार्य की जो देखभाल करता था वो था कस्टम सुप्रिटेंडेंट। टिहरी नरेशों के समय न्यायालय भी आय के प्रमुख स्रोत थे और टिहरी जो नरेश है सुदर्शन शाह, इन्होंने सरसरी, कलेक्टरी, छोटी दीवानी और बड़ी दीवानी नाम से न्यायालयों की स्थापना की थी। यानी कि जो न्यायालय थे, यानी कि न्यायालय में भी अगर किसी केस को अपने सुलझाने के लिए जाना है तो वहाँ पर भी कर देना होता था। नरेंद्र शाह ने फौजदारी विवादों के लिए सेशन कोर्ट की स्थापना की थी, जिसका प्रमुख सेशन कौन होता था? जज होता था। और गढ़ नरेश पशु चराने वालों से घी कर या चराई कर और वन कर वसूलते थे। घी कर, चराई कर या वन कर वसूलते थे, जिसके लिए ठेका ठेकेदारों को दिया जाता था। यानी कि अगर पशुओं को चराना है जंगल में तो उनसे घी कर, चराई कर या वन कर लिया जाता था, जो कि ठेकेदारों को दिया जाता था। और अब हम देखते हैं उन प्रमुख साहित्यों को जो कि पवार राजवंश से संबंधित हैं। सबसे पहले है फतेह प्रकाश, जो कि रत्न कवि इसके रचनाकार हैं। दूसरा है रामायण प्रदीप, जो मेधाकर शर्मा ने इसकी रचना की। व्रत कौमुदी मतीराम ने रचना की। गढ़ राजवंश मौलाराम की है। प्रेमी प्रतीक है तोता कृष्ण गैरोला की। और फतेह शाह कर्ण ग्रंथ है जटाधर या जटाशंकर का। शवाभूषण की रचना की हरिदत्त शर्मा ने। और कीर्ति विलास की रचना की सदानंद डबराल ने। सर्वग्रह शास्त्र की रचना की सुदर्शन शाह ने। और गोरखवाणी की भी रचना सुदर्शन शाह ने ही की। जहांगीर विनोद की रचना की भरत कवि ने, जिन्हें ज्योतिक राय की उपाधि दी गई थी जहांगीर के द्वारा। और मानवोदय काव्य की रचना की भरत कवि ने। गढ़वाल जाति प्रकाश के रचनाकार हैं बाल कृष्ण शांति भट्ट। और वृत्त विचार की रचना की कविराज सुखदेव मिश्रा ने। फतेह प्रकाश ग्रंथ की रचना की भूषण कवि ने। और गढ़वाल राज्ञा वंशावली की रचना की देवराज ने। फूलकंडी की रचना की महंत योगेंद्र पुरी ने। और भारतीय लोक साहित्य की रचना की श्याम परमार ने। द ग्लोरी दैट वाज गुजर की जो रचना है वो कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी ने की है। और गोरखनाथ एंड द कनफटा योगीज की जो रचना है वो जॉर्ज डब्ल्यू व्रिंक्स ने की है। जय विजय नाटक भवानी दत्त के द्वारा लिखे गए हैं। और विरह छंदमाला और शिवपुर लीला की जो रचना है वो लीलानंद कोटनाला ने की है। गढ़वीर महाकाव्य की रचना रूप मोहन सकरानी ने की है। और मोछंग काव्य की रचना की है चक्रधर बहुगुणा ने। ऐसे ही गढ़वाल का इतिहास 1928 लिखा है हरिकृष्ण रतूरी के द्वारा। और नरेंद्र हिंदू लॉ की जो रचना है वो हरिकृष्ण रतूड़ी ने की थी नरेंद्र शाह के शासनकाल में। वास्तु शिरोमणि ग्रंथ की रचना कवि शंकर ने की। और गुलदस्त त्वारिक इको की रचना की मियाँ प्रेम सिंह ने। गढ़वाल भूगोल लिखा हरिदत्त शास्त्री ने। और इंडो चाइना तिब्बत ट्रायंगल लिखा श्री राम गोपाल के द्वारा। चीन पर लाल छाप की रचना शांता प्रकाश ने की। और माशिर उल उमरा की जो रचना है वो शम उद दौला के द्वारा की गई है। ये रचनाएं बहुत प्रमुख हैं और ये क्वेश्चन में ऐसे पूछी भी जाती हैं कि शवाभूषण के रचनाकार कौन है, या फिर मानवोदय काव्य किसके द्वारा लिखा गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। मासिर उल उमरा जो है वो रानी कर्णावती के शौर्य का वर्णन करता है और इसकी रचना किसने की है? समसम उद दौला ने की है। गोरखवाणी जो है वो गढ़वाली भाषा की प्रथम रचना है जिसके रचनाकार हैं सुदर्शन शाह। गढ़वील महाकाव्य जो है वो सेनापति रिखोरा रोधी पर आधारित एक पुस्तक है। जो रिखोला रोधी थे ना सैनिक, उन पर आधारित पुस्तक है। और प्रेमी प्रतीक जो पुस्तक है वो नरेंद्र शाह पर आधारित पुस्तक है। पवार कालीन रचित जो पवाड़े हैं जैसे जीतू बगवडवाल के पवाड़े हैं, भानु भोंपुला के पवाड़े हैं, सूरज नाग के पवाड़े हैं, मालू और राजूला के पवाड़े हैं, जगदेव पवार के पवाड़े हैं और रणु रौत के पवाड़े हैं। ये पवार कालीन ही पवाड़े प्रचलित हैं इसमें। तो इसमें हमने देखे अभी तक
पवार वंश के प्रमुख साहित्य देख लिए हैं हमने, गढ़ नरेशों की पदाधिकारी देख लिए हैं, सैनिक व्यवस्था देख ली है, भू व्यवस्था देख ली है, पवारकालीन प्रशासनिक व्यवस्था हमने देख ली है, और साथ में हमने देख लिया है टिहरी रियासत के शासकों को। अगला जो हमारा चैप्टर आएगा वो है उत्तराखंड में गोरखा शासन प्रशासन, तो इसको हम करेंगे वीडियो के अगले भाग में। तब तक के लिए हम इस चैप्टर को और अच्छे से रिवाइज करेंगे, और बाकी मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।